तो अगर हम बात करें 1991 में, इन दैट ईयर वी गॉट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके, सो नाउ यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे पास जो है आया, जिसने कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो है डीरेगुलेशन जो है कर दिया। तो हम जो है यहाँ पे लिबरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मेन हमारा एम था कि अब तक हमने जितना भी अचीवमेंट किया है उसी को एक बेस बना के वहीं से हम क्या करेंगे, आगे हम जो है और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का जो लक्ष्य है उसको हम अटेन करेंगे। सो ऑलरेडी हमने जो जितना भी 1950 से आप जो भी पढ़ रहे हो या फिर 1980s पे जितने भी पॉलिसीज और जितने भी चीज़ें बने हैं, उससे हम एक लेवल पे पहुंच गए थे, एक ऐसा लेवल जहां पे हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है धीरे धीरे जो है बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो है हम 1991 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आए, जो कि है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम इसका क्या था? पहला इसका मेन एम यही था कि टू बिल्ड फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन गेन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, यानी कि आपने इतने टाइम से 1950 से 1990 तक जितना भी आपने अचीवमेंट किया है ना, वो सारा का सारा को हम एक बेस बना के उसी से हम जो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सपना है वो हम यहाँ पे पूरा करेंगे इस चीज को बेस बना के। सो जो सेकंड हमारा मेन एम क्या था यहाँ पे? सेकंड ये था कि टू करेक्ट एनी डिस्टॉर्शन एंड वीकनेस दैट माइट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो अगर हमने जितना भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाया है और हमको लगता है कि भाई इसमें कुछ चेंज की जरूरत है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा मौका था कि हम उसको करेक्ट कर सकते थे। तो कोई भी तरीके का हमें कोई डिस्टॉर्शन लगता था या फिर हमें लगता था कि कहीं भी कोई भी पॉलिसी में या फिर कहीं भी कोई हमारे इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में जो है अगर वीकनेस है, तो इस पॉइंट पे हम जो है वीकनेस को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। जो थर्ड हमारा जो मेन एम था, दैट वाज टू मेंटेन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमको जो है दो चीजें चाहिए, एक तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होना चाहिए ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन ऑल द सेक्टर्स। इसके अलावा इसके साथ साथ आप प्रोडक्शन तो बढ़ाओगे आप, साथ साथ आप जो है एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक तरीके का सस्टेन्ड ग्रोथ जो है हम यहाँ पे जो है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों को हम जो है साथ साथ में यहाँ पे लेके चलेंगे। एंड अगर हम फोर्थ मेन एम क्या था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? इट वाज टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि हमारे प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी एकदम सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि वो देखो इंडिया में तो बेस्ट है ही, बट वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एकदम टक्कर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो था ये चार जो है हमारे जो है मेन एम थे, जो जिसके लिए जिसको मतलब हमने एक बेस बना के हमको क्या करना था, अचीव करना था। सो यहाँ पे भाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर फीचर्स क्या क्या थे? गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया ये पॉलिसी एंड इस पॉलिसी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। वो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे अब हम देखते हैं। जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव वाज अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सो ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने एकदम से जो है अबॉलिश कर दिया था इंडस्ट्रियल लाइसेंस को। इंडस्ट्रियल लाइसेंस एकदम अबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे चीजें जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक जो है कंसर्न है। यानी कि अगर हमारा देश की सिक्योरिटी की बात करें, देश की सिक्योरिटी में जो है हम कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं कर सकते, तो उस कारण जो है कुछ ऐसे एरियाज थे, उन एरियाज को या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो थे जो कि हजार्डस नेचर के थे, उन सब पे जो है हमने ये जो अबॉलिश जो किया है, अबॉलिश नहीं किया। ओके, सो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें कि आप अगर यहाँ पे करते हो इस इंडस्ट्री में, तो आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। और वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज है? मेनली आपके पास 6 इंडस्ट्रीज है। ओके, जैसे कि अगर जो है आप अल्कोहल
या फिर सिगरेट, या फिर हजार्डस केमिकल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हो गया, या डिफेंस के इक्विपमेंट की बात करें, या फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल वगैरह की बात करें, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव की बात करें, तो इन सब के केसेस में आपको जो है लाइसेंसिंग जो है कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, सो लाइसेंसिंग लेना इस केस में आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप अल्कोहल, सिगरेट, जो भी मैंने अभी बताया, ये 6 इंडस्ट्रीज में अगर आप एंटर करते हो तो आपको जो है लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। अगर आप इन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सब में क्या कर दिया, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको जो है अबॉलिश कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा जो है मूव था। सेकेंड, अगर हम बात करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये था कि डाइल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स रोल। सो डाइल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि भाई उसको जो है उसके नंबर को कम कर दिया। कुछ ऐसे चीजें थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है। ओके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 पढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि 1956 में जो एक पॉलिसी आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, उसने जो है 17 सेक्टर्स को, 17 इंडस्ट्रीज को, 17 इंडस्ट्रीज को बोला था कि भाई ये 17 इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही होंगे। जबकि ये 1991 में ये जब पॉलिसी आया, हम जो अभी पढ़ रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया, इसने इन 17 को कम करके इट रिड्यूस्ड इट्स नंबर टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे 17 में से उसने पहले जो था 17 इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही होने चाहिए थे, बट अब उस नंबर को कम करके 1991 में यू कैन सी दैट दिस नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 8। ओके, नाउ subsequently 5 more industries were deleted from the reserved list। तो ये रिजर्व लिस्ट जो था इसमें से 17 में से 5 गए, 8 आ गया आपके पास। तो सॉरी, यहाँ पे 17 जो है आपके जो है पहले थे इंडस्ट्रीज, 8 जो है आपके बाद में हुआ, और इसके बाद भी जो है 5 मोर इंडस्ट्रीज को जो है डिलीट कर दिया गया। सो अगर हम अभी की बात करें, करंट सिनेरियो हमारा क्या है कि देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज, 3 इंडस्ट्रीज ही ऐसे हैं जो कि रिजर्व हैं फॉर पब्लिक सेक्टर। और वो कौन से 3 इंडस्ट्रीज हैं? सबसे पहले आपका आता है एटॉमिक एनर्जी। देखो एटॉमिक एनर्जी जो है ना बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक है, इसमें जो है हम किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरत सकते। एटॉमिक एनर्जी में हम किसी भी तरीके का प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया या कुछ भी हो गया, देखो इसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी गलत के हाथ लग गया, किसी गलत बंदे के हाथ या किसी गलत इंडस्ट्री के साथ या किसी गलत बहुत बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि अगर गलती से भी उन्होंने कुछ कर दिया ना उल्टा पुल्टा, तो हमारा जो है जान चली जाएगी लोगों की। तो ऐसे सेंसिटिव, क्योंकि ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है, बहुत हाई रिस्क का मैटर है, तो इसको जो है इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक सेक्टर का हाथ ही रखा। सेकंड क्या है? सेकंड जो है दैट इज योर मिनरल्स। कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह होते हैं जिसको जो है उन्होंने अगेन जो है स्पेसिफाई, कुछ ऐसे वो जो शेड्यूल होता है टू द एटॉमिक एनर्जी, उसमें जो है कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स हैं, उसको भी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखा। एंड द थर्ड वन इज योर रेलवेज। देखो रेलवेज जो है जान है इंडिया की, है ना, तो यहाँ पे जो है रेलवेज को भी जो है उसने पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से डाइल्यूशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर का। पहले जो है पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और 17 इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बोला गया था कि ये पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही होंगे, बट धीरे धीरे करके उस नंबर को डिक्रीज कर दिया गया। 1991 में जो है उस नंबर को कम करके कितना कर दिया, 8 कर दिया। एंड उसके बाद भी जो है उन्हें लगा कि भाई कुछ इंडस्ट्रीज को और इस लिस्ट से हटाना पड़ेगा। एंड अगर आज के डेट में हम देखें तो देयर आर 3 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं, विच इज योर एटॉमिक एनर्जी, योर मिनरल्स एज वेल एज योर रेलवेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है अपना जो है इस कंपनीज में, ये जो कंपनीज है, डाइल्यूशन होता किस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी में जो है 50 कोई भी 60% या 80% गवर्नमेंट का शेयर है
ओके तो वो धीरे धीरे 80 को कम करके 70 करती है, फिर 60 करके, ऐसे धीरे धीरे करके जो है अपने शेयर्स जो है वो डाइल्यूट करती चली जाती है, और इसी से जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इस कंपनी का बदल जाता है और वो पब्लिक सेक्टर जो है फिर नहीं रह पाता। एंड इससे गवर्नमेंट को क्या है भाई, गवर्नमेंट को देखो पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट अपना स्टेक हटा रहा है, तो गवर्नमेंट को बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यही इसी को जो हम वो जो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, वो यही चीज है। एंड ओवर द इयर्स अगर हम डेटा देखें 1991 का, 1991 टू 92 टू 2000, ये वाले रेंज का, इस वाले पीरियड का अगर हम डेटा देखें तो गवर्नमेंट ने जो है ₹26,139 करोड़ जो है ऐसे अपना शेयर बेच के जो है पैसा कमाया है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा भी कैसे कमा रहा है अपना शेयर बेच के। सिंपल सी बात है, देखो आप भी देखो, अगर किसी को, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और अगर आपको फंड रेज करना, आप क्या करोगे, पैसा चाहिए आपको, तो आप जो है अपने इस यहाँ पे अभी 100% शेयर आपका होगा, पर आप यहाँ पे थोड़े शेयर जो है पब्लिक को बेच दोगे या प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दोगे। तो ऐसे बेचते बेचते अगर आप शेयर अपने दोगे तो आपको वापस में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से जो है डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो वर्ड कभी आपने आप न्यूज़ में भी देखते होगे, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट करती रहती है। तो इन सब में इसका मेन एम यही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बदल जाता है एंड गवर्नमेंट जो है अपना शेयर को धीरे धीरे क्या कर रही है, डाइल्यूट कर रही है, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जो थर्ड फीचर की अगर हम बात करें, सो द थर्ड फीचर इज स्क्रैपिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ MRTP अंडरटेकिंग। नाउ अगर हम बात करें MRTP एक्ट की, ये एक्ट तो आपने सुना ही होगा। नाउ ये जो एक्ट है, इस एक्ट में ऑल फर्म्स हैविंग एसेट्स वैल्यूइंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट वेयर कैरेक्टराइज्ड एज MRTP फर्म्स। तो इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मीट करने वाले फर्म्स की आपके जो है एसेट इतना होना चाहिए, तो ऐसा कुछ चीज़ें जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट वगैरह का अगर आपका एसेट होगा तो आप जो है आप MRTP फर्म्स कहलाओगे। एंड MRTP फर्म्स का फ़ायदा क्या है, जब आपको ये नाम मिल जाता है कि यू आर एन योर ABC कंपनी इज़ एन MRTP फर्म, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो टू एंटर सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज। तो बट इससे हो क्या रहा था, इससे जो है कुछ इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन जो है एक तरीके से हो रहा था। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो है और ज़्यादा ग्रो करे हर फील्ड में, जो है ऐसा नहीं हो कि ये फर्म्स जो है वो लिमिटेड रह जाए। हम जो है किसी भी चीज़ को जो है किसी भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहते थे, हम चाहते थे कि सारे इंडस्ट्रीज जो है खुल के हर एरिया में जो है काम करें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो है ये पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है MRTP फर्म्स का, ये कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। ओके सो दिस वाज स्क्रैपिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ MRTP अंडरटेकिंग। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि MRTP फर्म्स क्या होते हैं। MRTP एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स वगैरह होंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज एन MRTP फर्म। एंड ये MRTP फर्म जो है सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में जो है ये क्या कर सकते हैं, खाली सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही ये एक्ट कर सकते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट चाहता था कि ये बाकी इंडस्ट्रीज में भी जाएंगे और अपना पर फैलाएं। अगर भाई जिनमें कैपेबिलिटी है, अगर आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने इंडस्ट्री को, तो वो एक्सपैंड करना तो अच्छी ही बात है ना। तो गवर्नमेंट भी यही चाहता था कि कोई भी जो है इंडस्ट्री लिमिटेड ना रहे। एंड इस लिमिट को हटाने के लिए हमने ये जो एसेट का जो पंगा हमने कर रखा है कि भाई आपके पास इतना, एग्जांपल मैं अगर ले रही हूँ, आपके पास 5 करोड़ का एसेट होगा तो आप MRTP फर्म कहलाओगे। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, 5 करोड़ है नहीं, ओके एक्चुअल फिगर मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले कि अगर आपके पास 5 करोड़ है तो यू विल बी कॉल्ड एन MRTP फर्म, और आप जो है खाली स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज में ही काम कर सकते हो, तो आप लिमिट हो गए ना। तो यहाँ पे जो है उन सारे लिमिट को हटाने के लिए हमने जो है इसको स्क्रैप ही कर दिया। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देयर इज फ्री एंड लिबरल एंट्री। लिबरल एंट्री किसका एंट्री होगा, टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है प्लस फॉरेन
टेक्नोलॉजी है, देखो फॉरेन टेक्नोलॉजी जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा, जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, हम उस टाइम पे जो है, अगर हम अभी की बात नहीं कर रही मैं, उस टाइम पे, अभी तो खैर देखो ड्रोन्स वगैरह तक, हम आज के डेट में हम ड्रोन्स तक यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे जो है अगर हम पहले की बात करें तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो है पुराना टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में वगैरह यूज़ किया करते थे। एंड इस पुरानी टेक्नोलॉजी को देखो यूज़ करने से होता क्या है, आपका जो आउटपुट है ना, देखो सब कुछ आउटपुट का खेल है, आपका आउटपुट जो है वो कम निकलता है। अगर आप कोई चीज़ जो है, पूरा खेत की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा खेत होता है, अगर उस खेत को हम जो है मैनुअली जो है हाथ से करते रहें, अगर खुदाई वगैरह जो भी करना हो मैनुअली करते रहे, चलो मैनुअली हटा के अगर हम एनिमल से ही करा, ऑक्स वगैरह के यूज़ करते हैं, तो अगर हम एनिमल से ही खेती बाड़ी वगैरह चलाए या फिर हम छोटे छोटे टूल से करें, तो उससे जो है एक लेवल ऑफ आउटपुट आता है। बट अगर हम वही चीज़ जो है ट्रैक्टर वगैरह की मदद से करें और भी नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ों से इक्विपमेंट जो है यहाँ पे हम यूज़ करें और भी ज़्यादा तो आपका जो आउटपुट जो है उसमें बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमने टेक्नोलॉजी प्लस और ये जो फॉरेन जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है हमने जो है एकदम खुली छूट दे दी। सो यहाँ पे अगर हम जो है लिबरल एंट्री की बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, तो जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991, इसमें आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज है, हाई टेक्नोलॉजी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे जो है ऑटोमेटिक परमिशन जो है अब जो है डायरेक्ट एंट्री पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की अगर हम बात करें, उसमें जो है आपको ऑटोमेटिक परमिशन जो है मिल जाता है। कितने पे? फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 51%। ओके, सो अप टू 51% तक जो है आपको क्या मिल जाता है, ऑटोमेटिक एंट्री वगैरह जो है मिल जाता है। एंड इसके अलावा देखो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो है ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं रहता है, गवर्नमेंट को मैनुअली काम करना पड़ता है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ये ही देखती है कि भाई, गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइंस जबकि निकाल दिए, गाइडलाइंस वगैरह निकाल दिए कि उन चीज़ों को आप जो है स्पीडली, बहुत ही स्पीड तरीके से जो है जल्दी जल्दी जो है उनको जो है आप जो है अप्रूवल जो है बहुत जल्दी जल्दी उन लोगों को दोगे। तो मेन इन्वेस्टमेंट, मेन जो है हमारा एम यहाँ पे क्या था, ये करने का मेन एम यही था कि FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, एंड टेक्नोलॉजी जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बाहर से जो है विदेशों से हमारे इंडिया में आए, ताकि हमारे इंडियंस जो है अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ाना था। हमारे एक इंडस्ट्रीज को का जो बेस है वो ऑलरेडी अच्छा है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, उसको हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल के प्लस FIIs का पैसा डाल के जो है, इन पैसों से, इस टेक्नोलॉजी से हमें इसको जो है और ज़्यादा बड़ा बनाना था। जो नेक्स्ट हमारा फीचर है दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। तो जो 1991 में जो है, इसमें जो हमारा पॉलिसी है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन। तो लोकेशन की अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, अगर आपको किसी ऐसे सिटी में जो है इंडस्ट्रियल यूनिट आपका सेटअप करना है जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा का पॉपुलेशन है, तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है परमिशन लगता था। ओके, सो ऐसे केसेस में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका आपको जो है अप्रूवल लेना जो है वो ज़रूरी होता था। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1991 के पॉलिसी के हिसाब से अब ये जो है अप्रूवल लेना जो है वो मैंडेटरी जो है बिल्कुल भी नहीं हो गया, नहीं है। सो यहाँ पे ये जो कंपलसरी चीज़ था पहले, उसको जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर और ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि नॉन पोल्यूटिंग नेचर के हैं, तो वो उस एरिया के, उस सिटी के 25 किलोमीटर, इट कुड बी लोकेटेड आउटसाइड 25 किलोमीटर ऑफ द पेरिफेरीज ऑफ दी सिटीज, जिसका 1 मिलियन से ज़्यादा का जो है पॉपुलेशन रहेगा। तो ये लोकेशन के हिसाब से भी जो है, अब जो ये जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़ा रहना रहता था, वो सारा चीज़ें जो है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो चीज़ें हैं, वो देखो कंपलसरी लाइसेंसिंग कुछ जगहों पे है, उसके अलावा जो लाइसेंसिंग है वो अप्रूवल वगैरह लेना वो अब आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम 6th पॉइंट देखें, दैट इज अबॉलिशन ऑफ फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टर्म आ रहा है। नाउ फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है, दिस प्रोग्राम वाज मेंट टू इंक्रीज द पेस ऑफ फॉर इंडिजिनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ
अंडर दिस सिस्टम लोकल कंटेंट requirements were enforced on a case by case administrative basis। तो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में देखो हम जो है बस ये पहले जो था इस सिस्टम में हम ये चाहते थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें कुछ प्रतिशत जो है लोकल कंटेंट भी होना चाहिए। लोकल जो ऐसे चीज़ें जो कि जो है हम इंडियन से ही जो है इंडियन लोकली जो है हम एक्वायर करते हैं, ऐसे चीज़ें भी होने चाहिए। तो जो कुछ भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें कुछ कंटेंट जो है वो इंडिया का ही होना चाहिए। नाउ द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अबॉलिश्ड phased manufacturing program because the government felt that the system was in conflict with the liberalization policy which it had decided to pursue। तो गवर्नमेंट ने जो है धीरे धीरे इसको जो है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ये जो फेस है, ये जो प्रोग्राम है, इसको क्या कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये लिबरलाइजेशन का जो पॉलिसी उसने बनाया है उससे जो है थोड़ा सा इसके जो है आइडियाज जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट वाज रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। सो रिमूव कर दिया गया मैंडेटरली जो कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज है। ना ये जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं ये जो है कैपिटल मार्केट से तो फंड रेज नहीं कर सकते, तो इनको अगर पैसा चाहिए होता था तो ये फंडिंग जो है वो कहाँ से लाते थे, ये फंडिंग के लिए डिपेंडेंट रहते थे मेनली बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। अब यहाँ पे क्या रहता था, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक मैंडेटरली कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज जो है वो मांगता है। ये आपको जो है ये एक अग्रीमेंट होता है जो कि प्राइवेट कंपनीज और बैंक के बीच में होता है, एंड ये जो है कंपल्सरीली साइन करना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज को, एंड प्राइवेट कंपनीज को ये साइन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज जो है ये है क्या, दिस क्लॉज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस an option of converting part of their loan into equity if their management considered it necessary। तो यहाँ पे जो है अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक पावर आ गई कि भाई आप क्या कर सकते हो, जो लोन है लोन का एक पार्ट जो है आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। पर भाई बैंक वगैरह ऐसा कुछ करते नहीं थे, ये सब एकदम एक्सट्रीम केस में ही होता था। अगर जो है लोन वगैरह जो है एनपीए हो जाए, लोन जो है आप भर ही नहीं रहे एक प्राइवेट कंपनी, तो वो तो एकदम ही भाई एक्सट्रीम केस वाली बात है ना। तो ये यूजुअली जनरली आप देखो ये कभी भी जो है ऐसा करते नहीं थे, बट ये एक क्लॉज था ज़रूर, एंड ये क्लॉज साइन करना प्राइवेट कंपनीज को बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं था। इसलिए जो है वो, क्योंकि ये जो है एक तरीके से थ्रेट रहता है ना कि अगर इन्होंने पेमेंट जो है अगर इनका लैप्स हो गया तो बैंक जो है उनका इक्विटी ही पार्ट ऑफ द इक्विटी ही ले लेंगे, तो ये इनको एक थ्रेटनिंग सा लगता था प्राइवेट कंपनीज को, तो इसलिए जो है उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नाउ यहाँ पे जो है 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया, उस पॉलिसी ने इस मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी को क्या कर दिया, उसको एकदम बंद कर दिया। अब ये जो है ये एग्रीमेंट, ये जो क्लॉज है, ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैंडेटरीली प्राइवेट कंपनी को नहीं बोलेगी साइन करने के लिए। तो ये जो है कुछ हमने क्या देखे, ये कुछ हमने फीचर्स देखे। ये सारे फीचर्स किसके थे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के कुछ यहाँ पे हमने फीचर्स देख लिए हैं। तो यहाँ पे जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने जो है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि भाई अभी वो खुश तो होंगे ही अगर आप लाइसेंसिंग वगैरह हटा दोगे, कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परमिशंस जो पहले लगते थे वो सब अगर आप हटा दोगे तो वो उनको तो खुशी ही मिलेगी ना कि वो जो है और अच्छा फर्दर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट भाई एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का प्लान भी यही था कि भाई हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो एक्सपैंड करे, और इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन जो है, देखो मेन हमारा दो मुद्दा था कि इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए।
सेकेंड जो एम्प्लॉयमेंट का समस्या इंडिया में था वो भी जो है उसको भी जो है हटना चाहिए, ये जो है मेन मुद्दा था। प्लस जो बाहर से विदेश से जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से हम जो अपना इंडस्ट्रियल एक बेस है उसको और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। एंड हमारा मेन यही इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को जो है हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। बट अगेन जो है इसके कुछ क्रिटिक्स वगैरह भी आते हैं कि भाई एक तो देखो क्रिटिक्स लोग भाई यही बोलते हैं कि अगर आप कैपिटल गुड सेक्टर का परफॉर्मेंस वगैरह देखो ना तो अगर आप आउटपुट को देखो तो आउटपुट डिक्लाइन ही हुआ है, ऐसा जो है वो क्रिटिक्स बोलते हैं। प्लस आप ये जो भी कर रहे हो ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी मेनली एमएनसीज को इसका फ़ायदा होता है, जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं उसको इनका फ़ायदा होता है। बट जो इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हैं, जो इंडिया में ही पले बड़े हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं वो नुकसान होता है, वो उसको इम्पैक्ट तो करेगा ही। उनको देखो उनके लिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं उनको ये इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये जो है क्रिटिक्स एक तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई एक क्रिटिसिज्म ये निकल के आपका सामने आता है कि एमएनसीज जो है बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री को मार्केट कैप्चर की अगर हम बात करें, देखो एफआईआईस और ये जो बड़े एमएनसीज होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो है मार्केट को जो है बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। और इंडिया के इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हैं वो जो है इससे हम देखो एकदम से बड़े कॉरपोरेट से हम लोग टक्कर नहीं ले पाते हैं डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं जो है हम जो है यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। फॉरेन कैपिटल का भी आपने फ्री एंट्री कर दिया है, तो बाहर से अगर विदेश से पैसा आएगा, विदेश से हर चीज़ आएगा, कंपनीज भी आएंगी विदेश की, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के जो ऑलरेडी एंटरप्राइजेज हैं उसको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है सफ़र करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि भाई जब फॉरेन टेक्नोलॉजी अगर आएगी, देखो कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी, पहले अगर एक चीज़ को एक किसी भी काम को प्रोसेस को करने के लिए अगर 10 लोग लगते थे, ठीक है, अगर एक काम को करने के लिए 10 लोग लगते थे, बट अगर आप उसको टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दोगे तो हर चीज़ तो भाई कंप्यूटर कर लेगा, तो ये 10 लोगों की जगह खाली एक बंदे की हमें रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर चलाने के लिए, तो यहाँ पे बाकी जो 2 लोग जो है उनका जो है जॉब वहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो है क्रिटिकल जो थिंकिंग वाले लोग हैं उन्होंने ये बोला कि भाई इसका जो है एक नुकसान भी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आप आ तो रहा है इंडिया में बट उसका जो है इम्पैक्ट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन पावर जो है, हमारा रिसोर्स जो है कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है जो एम्प्लॉयमेंट का हम सपना जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये अगेन जो है एक क्रिटिकल अप्रेजल है ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.